दोस्तों, आप लोग से अगर कोई पूछे कि अपने देश का सबसे बड़ी लड़ाई किससे है, तो बहुत सारे लोग बताएँगे कि चाइना से है, पाकिस्तान से है और भी दूसरे देश से है। पर दोस्तों, ये ऐसा बात नहीं है। भारत का सबसे बड़ा लड़ाई भारत के अंदर ही अपने लोगों से है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों, आए दिन ऐसा खबर आते रहता है कि फलाने नाम का नामी नक्सली पकड़ा गया, फलाने नाम का नामी नक्सली मारा गया। जैसे कि दोस्तों 2-4 दिन पहले ही एक खबर आई थी कि नक्सल का टॉप मोस्ट कमांडर माधवी हिम्डा एंड टेक शंकर किसी मुठभेड़ में मारे गए। इस तरह से दोस्तों और भी बहुत सारे खबर आपको देखने को मिलता होगा। ऐसे में दोस्तों यह सवाल आता है कि आखिर नक्सली लोग कौन होते हैं? ये क्या चाहते हैं? ये नागरिकों की हत्या क्यों करते हैं? सरकार और सेना व्यवस्था से इनको क्या दिक्कत है? और सरकार, सेना, पुलिस सब मिलकर इन्हें एक ही झटके पर ख़त्म क्यों नहीं कर देते? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे नक्सलवाद की पूरी कहानी की। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 19वीं सदी में एक व्यक्ति हुए जिनके मन में एक ऐसा विचार आया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उस व्यक्ति का नाम कार्ल मार्क्स था। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवादी समाज में संघर्ष होगा और मजदूर वर्ग पूरी दुनिया में पूंजीपतियों को हटाकर उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि धीरे धीरे दुनिया में ना कोई वर्ग बचेगा और ना ही राज। दोस्तों, इसी सोच को कम्युनिज्म या साम्यवाद कहा जाता है। दोस्तों, इसी विचारधारा पर 1917 में रूस में एक बड़ी क्रांति हुई थी। इस क्रांति का अगुवाई व्लादिमीर लेनिन ने की थी। लेनिन ने उस वक्त के रूस के राजा निकोलस द्वितीय को हटाकर पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया था। इसी कारण लेनिन को मजदूर वर्ग अपना मसीहा मानने लगा था। दोस्तों, सोवियत रूस का इस क्रांति का पैटर्न आगे चल के चाइना में भी देखने को मिला। चाइना में माओ त्से तुंग ने किसानों को अपने साथ मिलाकर जमींदारों के खिलाफ क्रांति कर दी। इस जंग में उन्हें जीत मिला और 1949 में चीन का सत्ता भी हासिल हो गया। दोस्तों, इसी तरह 20वीं शताब्दी में भी क्यूबा और अन्य देशों में भी मजदूर वर्ग ने शासन करने वाले को उखाड़ फेंका और उत्पादन के साधनों पर अपना कब्जा जमा लिया। इस तरह से दोस्तों मजदूर वर्ग से भरी इस पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैला। और दोस्तों, अपना देश कहाँ इससे अछूत रहने वाला था, यहाँ भी कम्युनिज्म फैला। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत में किस तरह से कम्युनिज्म फैला। दोस्तों, भारत में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम होता है चारू मजूमदार। दोस्तों, यह जो चारू मजूमदार हुए, यह चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बहुत बड़े प्रशंसक थे। दोस्तों, चारू मजूमदार का मानना था कि भारतीय श्रमिकों और किसानों का जो दुर्दशा है, उसके लिए सरकारी नीति उत्तरदायी है। सरकारी नीति के कारण ही शासन तंत्र और कृषि तंत्र पर उच्च वर्ग के लोगों का वर्चस्व स्थापित हो गया था। वह यह भी मानते थे कि इस न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेकर उनके जमींदारों के प्रति काफी नफरत थी और गरीबी के प्रति काफी गुस्सा था। इस तरह से चारू मजूमदार को शुरुआत से ही जमींदारों और पूंजीपतियों से चिढ़ थी। दोस्तों, उन्होंने देश को जमींदारों के चुंगल से आज़ाद कराने के लिए 1937-38 में कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके अलावा दोस्तों, आगे चल के 1946-47 में तेभागा आंदोलन होता है। इस आंदोलन में भी चारू मजूमदार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह आंदोलन बटाईदार किसानों के फसल के 1/3 हिस्से के बजाय 2/3 हिस्सा दिलाने के लिए था। दोस्तों, तेभागा आंदोलन में भाग लेने के कारण चारू मजूमदार को जेल जाना पड़ता है और वहां उनकी मुलाकात कानू सन्याल से होता है। दोस्तों, कानू सन्याल के बारे में बात करें तो वह उस समय एक युवा छात्र थे जिन्होंने हाल में ही IAS की परीक्षा दी थी। ऐसे में दोस्तों बात आती है कि कानू सन्याल जेल में क्या कर रहे थे। तो दोस्तों, बात ऐसा है कि कानू सन्याल ने उस वक्त के बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय के खिलाफ प्रदर्शन किया था और काले झंडे दिखाए थे। इसी के जुर्म में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और जेल जाना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर चारू मजूमदार की पक्की विचारधारा और कानू सन्याल के गर्म खून का मिलन होता है। दोनों ने एक दूसरे की आइडियोलॉजी समझी। इसके बाद दोस्तों, जब कानू सन्याल जेल से छूटते हैं तो वे भी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, अब बात आती है 1967 की। दोस्तों, उस समय पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सत्ता थी और किसान आंदोलन अपने उफान पर था। इससे घबराए हुए उस समय के जमींदार ने बटाईदार किसानों को अपनी जमीन से बेदखल करना शुरू कर दिया था। इन्हीं बेदखल किसानों में से एक किसान था बिगुल। दोस्तों, बिगुल किसान जो था वो अपने पक्ष में केस जीत लिया था
लेकिन उस समय के एक दबंग जमींदार था जिसका नाम था ईश्वर टिक्की। उन्होंने बिगुल को कब्जा देने से मना कर देते हैं। दोस्तों इसी तरह के उस क्षेत्र में और भी बहुत सारे केस होने लगे। बहुत सारे जमींदार किसानों से जमीन छीनकर उन्हें बेदखल करने लगे। इसी कारण दोस्तों उस समय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो था, वहाँ के लोकल लीडर ने किसानों को हथियार देकर उनको इकट्ठा कर कर एक हथियारबंद दस्ते बनाए। यानी किसानों को हथियार देकर उनके एक ग्रुप बनाए और फिर किसानों का यही हथियारबंद ग्रुप जमींदारों से उनके ज़मीन छीनने लगे और उन पे कब्जा करने लगे। दोस्तों यहाँ पर किसानों का जो हथियारबंद दस्ता था, उनका नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल हुए। यही दोनों ने उन दलों का नेतृत्व किए। इसी कारण चारू को नक्सलवाद का पिता और कानू सन्याल को पहला नक्सली माना जाता है। दोस्तों चारू मजूमदार और कानू सन्याल जो थे, पढ़े लिखे शहरी व्यक्ति थे। आंदोलन को और मजबूती के लिए इन्होंने एक लंबे चौड़े 6 फीट 5 इंची के आदिवासी को अपने साथ जोड़ा, जिसका नाम था जंगल संथाल। अभी तक तो दोस्तों किसानों जमींदारों से अपना जमीन छीन रहे थे और कब्जा कर रहे थे, लेकिन किसी प्रकार का अभी तक खून खराबा नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों आगे चलकर यह जो लंबा चौड़ा इंसान था जिसका नाम था जंगल संथाल, वह एक जमींदार जिसका नाम था नागेंद्र राय चौधरी, उसको सिर कलम कर देता है और फिर यही से सशस्त्र आंदोलन का शुरुआत हो जाता है। दोस्तों यह सब घटना उत्तरी बंगाल के नक्सलवाड़ी थाना क्षेत्र में हो रहा था। नक्सलवाड़ी के नाम पर ही इस विद्रोह का नाम नक्सलवाद पड़ा और यही नाम आज तक चलते आ रहा है। दोस्तों इस नक्सलवाद को मानने वाले व्यक्ति को नक्सलवादी कहते हैं। दोस्तों चारू मजूमदार और कानू सन्याल जो थे, चीन के कम्युनिस्ट नेता माओत्से तुंग को अपना आदर्श मानते थे, इसीलिए नक्सलवाद को माओवादी भी कहा जाता है। दोस्तों बंगाल के नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ यह जो कहानी था, कुछ दशकों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पहाड़ों और जंगलों तक फैल गई। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि नक्सलवादी जो होते थे नागरिकों का हत्या क्यों करते थे। तो दोस्तों बात ऐसा है कि नक्सलवादी प्रभाव वाले जो इलाके थे, उस इलाके में जो व्यक्ति नक्सलवाद के विचारधारा को नहीं मानते थे, उन्हें पुलिस का इन्फॉर्मर बताकर मार दिया जाता था। इसके अलावा दोस्तों ग्रामीण इलाका में अपनी ताकत दिखाने के लिए ये लोग किसी वर्ग को अपना शत्रु मानकर उसे मार दिया करते थे। अगर माओवादियों द्वारा किसी इंसान को मार दिया जाता था तो उनके जो परिजन होते थे माओवादियों से बगावत करते थे। ऐसे में उनके परिजन को भी मार दिया जाता था और दोस्तों यह चेन चलती रहती थी। ऐसे में दोस्तों एक बात आता है कि सेना आखिर इन लोगों को एक बार में ख़त्म क्यों नहीं कर देती। तो दोस्तों बात ऐसा है कि इन लोगों को सरकार चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि यह घने जंगल पहाड़ में छुपे रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन माओवादियों के पास स्थानीय सपोर्ट रहता है और यह नक्सलवादी जो होता है गुरिल्ला वेलफेयर में भी काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। इसी कारण यह बचते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बात और है कि सेना का जो इस्तेमाल होता है वह सीमित होता है। इनके लिए जो भी ऑपरेशन होता है ज़्यादातर राज्य पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा कमांडो करते हैं, क्योंकि यह आंतरिक सुरक्षा का मामला है, किसी युद्ध का नहीं। तो दोस्तों नक्सलवाद का यह कहानी अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।